हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द लीगल बाबा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट नितेश सिन्हा। सो यस्टरडे वी हैव लर्न द टॉपिक दैट इज द सब्सटेंसिव लॉ एंड प्रोसीड्यूरल लॉ, whether the civil procedure code is substantive law or a procedural law. So we see that the civil procedure code is a procedural law. After that we have seen that the history of the civil procedure code. Now what are the changes, what are the important changes made by the Amendment Act of 1976 in the history of the civil procedure code? So now we proceed to the important changes made by the Amendment Act of 1976. So some of the important changes, what it says, some of the important changes made by the Amendment Act of 1976 are as under. तो जो important changes 1976 में हुए थे, उसमें जो amendment हुआ था, उसमें क्या है, जो मुख्य बातें हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बीइंग मेड मोर इफेक्टिव। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को क्या किया गया, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया। सो व्हाट इज रेस जुडिकाटा? व्हेन वी डील द चैप्टर रेस जुडिकाटा देन वी विल डील इन डिटेल wise. So basically we have to deal in a substantive manner here. So res means the subject matter and dispute. What is the meaning of res? That is the subject matter. उसमें subject matter क्या है और क्या क्या disputes है, क्या क्या मतलब आपसी मतभेद है, उसके बारे में res बताता है। जुडिकाटा बोलता है एडजस्ट डिसाइडेड एंड एडजुकेटेड, यानी कि एडजस्ट डिसाइडेड और एडजुडिकेटेड। तो एडजस्ट हो गया मतलब उसका निर्णय ले लिया गया, डिसाइडेड मतलब कि लास्ट डिसीजन फाइनल पहुंच गया, या एडजुडिकेटेड मतलब कि जो भी डिसीजंस लिया गया वो फाइनल है। तो एक लाइन में इसको समझते हैं कि रेस जुडिकाटा क्या था और इसको क्यों मोर इफेक्टिव बनाया गया। So it enacts that once a matter is finally decided by a competent court, no party can be permitted to reopen it in a subsequent litigation. तो ये कहता है कि एक बार ये इनैक्ट हुआ था that once a matter is finally decided, एक बार मैटर फाइनली डिसाइड हो गया बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, एक अच्छा मतलब जो कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अगर मैटर को एक बार डिसाइड कर दिए देन नो पार्टी कैन बी परमिटेड टू रीओपन इट इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। तो कोई भी पार्टी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में उसको रीओपन नहीं कर सकता है। सो दैट इज द रेस जुडिकाटर। इसको क्या बनाया गया था, मोर इफेक्टिव बनाया गया था। नाउ पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर टू ट्रांसफर मतलब किसको मिला, प्रोसीडिंग्स को पावर जो ट्रांसफर होता है करने के लिए फ्रॉम द वन हाई कोर्ट टू अनदर इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि क्या करेगा, प्रोसीडिंग्स जितने भी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अगर करना है तो पावर को ट्रांसफर कर सकता है। फिर उसके बाद क्या क्या और प्रावधान लाए गए 1976 में। सो फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सैलरी टू ऑल सैलरीड एम्प्लॉय। तो जो भी फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट था उन लोगों को मिला हुआ था कि उनका सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकता, पोर्शन ऑफ अ सैलरी टू ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज ग्रांटेड, यानी कि जो पहले सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकता था, जो सैलरीड पर्सन्स थे उनके सैलरी को अब अटैच करने का परमिशन ग्रांट कर दिया गया था। नाउ प्रोविजन ऑफ गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 80 बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर इज मेड लेस स्ट्रिंजेंट। मतलब क्या हो गया था, जहाँ पे नोटिस देते थे किस सेक्शन के अंतर्गत देते थे, गवर्नमेंट सेक्टर में नोटिस हम लोग, तो सेक्शन 80 के अंतर्गत बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो किसके अगेंस्ट सूट इनिशिएट करते थे, तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और कौन से सेक्शन में इनिशिएट करते थे, सेक्शन 80 में। और अब पब्लिक ऑफिसर उसको भी हम लोग को नोटिस करना है, तो कौन से सेक्शन में नोटिस करते थे, सेक्शन 80 में। इज मेड लेस इंस्ट्रिंजेंट मतलब ज़्यादा पावरफुल उसको नहीं, मतलब नॉर्मल रखा गया। फिर कहता है रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द रिजिड ऑफ अपील एंड रिवीजन। अब कुछ था रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया किस पे, तो राइट ऑफ अपील एंड रिवीजन। तो अपील करने के राइट को और रिवाइज करने के डिग्री को वहाँ पे क्या किया गया, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस दैट आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ अपील एंड इन द रिवीजन पार्ट। फिर कहता है प्रोविजन आर बीइंग मेड टू इंश्योर दैट रिटन स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स वर फाइल्ड विदाउट डिले। अब कुछ प्रोविजंस बनाए गए टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए, दैट रिटन स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेर फाइल्ड विदाउट डिले, यानी कि रिटन स्टेटमेंट को फाइल करना है, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है, तो उसमें कोई भी ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। इस प्रोविज़न को इंश्योर करने के लिए ये 1976 का एक्ट को लाया गया। New Order 32A has been inserted to provide a special procedure in litigation concerning the affairs of a family। एक नया सेक्शन जोड़ा गया, कौन सा सेक्शन, 32A।
कहाँ पे इंसर्ट किया गया? तो स्पेशल प्रोसीड्योर इन लिटिगेशन, स्पेशल प्रोसीड्योर इन लिटिगेशन में इंश्योर किया गया और इसको इंसर्ट किया गया। किस चीज़ को कंसर्न करता था, किस चीज़ का ध्यान रखता था? द अफेयर्स ऑफ अ फैमिली। कोई भी अगर फैमिली का अफेयर होगा, कोई भी फैमिली मैटर होगा, तो उसमें सेक्शन 32A लागू किया गया और स्पेशल प्रोसीड्योर इन लिटिगेशन में इसको अपनाया गया। फिर कहता था प्रैक्टिस टू पास प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री इन सर्टेन सूट्स इज एबोलिश। तो जो प्रैक्टिस पहले परफॉर्म हो रहा था क्या करने के लिए? टू पास प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री। तो जो प्रिलिमिनरी डिग्री होता था, जो सबसे पहले वाला, और लास्ट फाइनल डिग्री होता था इन सर्टेन सूट्स में, वो पूरा खत्म कर दिया गया। फिर स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स इज सब्सटेंशियली वाइडेंड। और जो स्कोप है, जो उसका क्या है, समरी ट्रायल्स का, ठीक है, उसको फिर वाइडेंड किया गया, यानी कि और ज़्यादा विस्तृत तौर पे बताया गया। फिर कहता है इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव बीन मेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू पुअरर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। तो हम लोग पहले भी देख चुके थे कि क्या था, जब प्लीडर अगर कोई पुअरर सेक्शन के पास में नहीं होता था, तो वहाँ पे क्या किया गया, पुअरर सेक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लीडर प्रोवाइड करने का प्रावधान किया गया। सो कहता है इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव बीन मेड टू प्रोवाइड रिलीफ। किसको रिलीफ प्रोवाइड करेगा? टू द पुअरर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। Now the amendment made in 1976 were not found sufficient। अब ये भी जो 1976 का amendment था वो भी sufficient नहीं पाया गया, मतलब कि उतना अच्छा नहीं था। So with a view to dispose of civil cases expeditiously, Justice Malimath Committee was appointed। अब क्या था कि कोई भी व्यू टू डिस्पोज सिविल केसेस एक्सपीडियसली, मतलब बहुत तेजी से सिविल केसेस को क्या कर रहा था, डिस्पोज ऑफ करना, यानी निपटारा करना था। सो जस्टिस मैलीमथ कमेटी वॉज अपॉइंटेड। इसके लिए कौन से कमेटी को अपॉइंट किया गया? जस्टिस मैलीमथ कमेटी को अपॉइंट किया गया, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। और कौन इसको अपॉइंट किए थे? गवर्नमेंट किए थे। सो इन परसुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी द कोड वाज अमेंडेड बाय द अमेंडेड एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैलीमथ कमेटी था, जस्टिस मैलीमथ कमेटी, उसको अपॉइंट किए थे गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट क्या किए, उनको अपॉइंट करने के बाद उनके परसुएंस रिकमेंडेशन जो जो वो किए थे, उसके द्वारा फिर से एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1999 में एंड 2002 में। So let's see what is the Amendment Act of 1999 and 2002 related to the Amendment Act of 1976. So important amendment made by Act of 1999 and 2002 summarized as, किस किस तरह से उसमें क्या क्या बातें थे वो हम लोग चलिए देखते हैं। So in several matters such as issuing of summons, filing of written statement, तो क्या करेंगे, कौन कौन से मैटर को ध्यान में रखेंगे? issuing of summons, समन्स को जारी करने में, फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, अगर कोई रिटन स्टेटमेंट को दाखिल करना है तो उसमें, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, कोई भी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करना है उसमें, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है तो उसमें, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, किसी विटनेस को एग्जामिन करना है उसमें, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, को जजमेंट को प्रोनाउंस करना है उसमें, प्रिपरेशन ऑफ डिक्री। इस तरह की जितनी भी बातें थी, टाइम टू टाइम इज प्रिस्क्राइब, टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि क्या है, एक समय निर्धारण किया गया इन सब चीज़ों के लिए बाय द एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002। तो पहले देखा जाता था कि केस बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता था, और बहुत सारे जगह पर हम लोगों को एग्जाम्पल्स मिलता है कि केस डिले बहुत ज़्यादा हो गया, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, देयर इज नो लिमिट, नो टाइम लिमिट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड केस। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, उसको प्रिस्क्राइब किया गया टाइम लिमिट को, कि अगर ये सब चीज़ है तो इतने दिनों के भीतर में पारित हो जाना चाहिए। सो न्यू प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो पहले ये कोई प्रोविजन नहीं था कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, मन किया हम केस कर दी, और केस करने के बाद में वो केस चले जा रहा है, उसको बीच में निपटारा करने का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो यहाँ पे एक नया प्रोविजन है जिसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट को खुद से सेटलमेंट कर सकते हैं, आउटसाइड द कोर्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर सेटलमेंट हो जाता है तो केस को विड्रॉ किया जा सकता है। ये किस एक्ट के थ्रू आया था? द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002। और ये रिकमेंडेशन कौन किए थे? तो जस्टिस मैलीमथ कमेटी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था विद द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस मैलीमथ कमेटी। नाउ नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। अब बहुत ज़्यादा आप एडजर्नमेंट्स नहीं दे सकते हैं, उसको क्या किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया। जैसे किसी को डेट नहीं मिलता था, किसी को तारीख 22 मिला, फिर 25 मिला, फिर 30 मिला, और लगातार एडजर्नमेंट होते रहता था, तो इसको क्या किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया कि बहुत ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा किसी को। सो प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय द कोर्ट कमिश्नर हैज़ बीन मेड। अब क्या हो गया, एक प्रोविजन किया गया कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस को क्या कर सकते थे, रिकॉर्ड कर सकते थे बाय द कोर्ट कमिश्नर हैज़ बीन मेड। तो यहाँ पे एविडेंस जितने भी है कोर्ट कमिश्नर के क्या है, वहाँ पे एविडेंस को हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया बाय द एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002।
इंडलेस आर्ग्यूमेंट्स आर सॉट टू बी सॉर्टेड बाय, तो बहुत ज़्यादा इंडलेस आर्ग्यूमेंट्स होता था तो उसको क्या किया गया, छोटा किया गया, किसके द्वारा, तो एम्पावरिंग द कोर्ट टू फिक्स द टाइम लिमिट फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स, तो ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो मुंह से और आर्ग्यूमेंट होते थे कोर्ट के अंदर में, उसके लिए भी टाइम लिमिट को फिक्स किया गया था। ठीक है, by permitting written arguments to be placed on record by the parties, और क्या किया गया उसके बाद प्रावधान, permitting written arguments का क्या है मतलब उसको जगह दिया गया, टू बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बाय द पार्टीज, तो कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता था, तो रिकॉर्ड हो जाता था टू बी प्लेस्ड परमिटिंग रिटन आर्ग्यूमेंट बाय द पार्टीज। फिर कहता है अ प्रोविजन इज मेड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील इन द कोर्ट विच पास द डिक्री, तो एक प्रोविजन, एक प्रावधान किया गया किसके लिए, तो मेड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, तो फाइलिंग ऑफ अपील के लिए ये प्रावधान किया गया इन द कोर्ट विच पास द डिक्री, तो जो डिक्री कोर्ट पास कर रहा है वहाँ पे फाइलिंग करने के लिए बहुत सारे प्रावधान लाए गए। So instituting of appeal against the judgment is allowed where the decree is not drawn up। अब यहाँ पे एक और चीज़ लाया गया कि इंस्टीट्यूटिंग ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट, तो अगर आपको जजमेंट नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील के लिए जगह जारी किया गया, यानी कि अपील किया जा सकता है, इज अलाउड वेयर द डिक्री इज नॉट ड्रॉन अप, तो अभी तक डिक्री अगर पूरा नहीं मिला है तो वहाँ पे फिर से क्या कर सकते हैं, अपील के लिए बात कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, यानी कि फिर से अपील के लिए प्रावधान पे जा सकते हैं। Now, scope of first appeal, second appeal, latest patent appeal, revisions has been curtailed। ये सब चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। जैसे लोग पहले क्या होते थे, कोई भी डिक्री आया तो उसके लिए फर्स्ट अपील पे जाते थे, सेकंड अपील पे, लेटेस्ट पेटेंट अपील पे, रिवीजन पे जाते थे। ये सबको ख़त्म कर दिया गया बाय द एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002। अब ये सब प्रावधान क्या क्या हो गया, 1976 क्या हो गया, लागू हो गया अमेंडमेंट, 2002 लागू हो गया अमेंडमेंट, 1999 लागू हो गया अमेंडमेंट। तो ये सब अमेंडमेंट लागू होने के बाद 1908 सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 में 1976, 1999 एंड 2002 का अमेंडमेंट को लागू कर दिया गया। क्योंकि पहले हम लोग देखे थे जब हिस्ट्री ऑफ द सिविल प्रोसीड्योर कोड देख रहे थे पार्ट 2 वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर इस तरह के मतलब प्रावधान थे तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। जो भी सिविल प्रोसीड्योर कोड में जितने भी चीज़ें बातें कही गई थी उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स जितने भी थे या लोअर कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स, वो सब में ये प्रावधान लागू नहीं हो रहे थे। तो कुछ बातें थी जिसके कारण क्या था, ये कॉम्पिटेंट नहीं था कोई भी ऑर्डर को पास करने में। तो ये सब क्या किया, रेक्टिफिकेशन किया अमेंडमेंट के द्वारा और फिर इसका कमेंसमेंट हुआ। तो अब कमेंसमेंट हम लोग देखेंगे, व्हाट इज व्हेन द कमेंसमेंट टेक्स प्लेस। So the Code of Civil Procedure 5 of 1908 came into force with effect from 1st of Jan 1909। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 था वो फोर्स में मतलब लागू कब हुआ था, तो 1st Jan 1909, while the Amendment Act of 104 of 1976 came into force with the effect of 1st Feb 1977। तो जो 1976 का अमेंडमेंट था वो मतलब लागू हुआ है 1 फरवरी 1977 को। स्टेटेड दैट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर अमेंडमेंट बिल, क्या स्टेट कर रहा है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर अमेंडमेंट बिल 1974 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड 23rd of August 1976। सो इट रिसीव्ड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 9th of September 1976। तो कब इसको एसेंट मिला था प्रेसिडेंट का, 9th of September 1976, एंड इट बिकम एक्ट 104 of 1976 एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st Feb 1977 एक्सेप्ट सेक्शन 12, 13 एंड 50। तो कौन कौन से सेक्शन इसमें नहीं आए थे, तो 12, 13 एंड 50 सेक्शंस को छोड़कर बाकी सब सेक्शन केम इनटू फोर्स ऑन द 1st of February 1977 आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1976। So section 12 and 50 came into force on 1st May 1977। section 12 and 50 कब से लागू हुआ था, तो 1st May 1977, और section 30 came into force on 1st of July 1977। तो फिर यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 13 को फिर एक महीने के बाद में 1st of July 2 महीने के बाद में 1st of July 1977 को लागू कर दिया गया था। सो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 30th December 1999। तो जो एक्ट ऑफ 1999 के जितने भी अमेंडमेंट थे उसको कब प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, तो 30th of December 1999 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1st of July 2002। तो 1999 का अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स ऑन 1st of July 2002, यानी कि इस दिन से लागू हो गया था। और फिर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 23rd of May 2002 and came into force on 1st of July 2002।
टू। तो ये कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2002 से। So this is all about the history of the Civil Procedure Code, and after that we will learn about the sections of the Civil Procedure Code from 1 to 21. So if you like my video, if you understand my video, please share and subscribe my channel. Thank you.